नमस्कार दोस्तों। आज हम यात्रा भत्ता संबंधी नियमों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने यात्रा भत्ता से संबंधित आज पर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार हमने कुछ शब्दावलियों को डिफाइन किया था। अब हम बिंदुवार सामान्य नियमों के बारे में बात करेंगे यात्रा भत्ते की। ऐसे शब्दावलियों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी बातें इसमें हम डिस्कशन करेंगे जो गुण होंगी, और जब आप टीए बिल बनाते हैं तो उस समय इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए हमारे यात्रा भत्ता नियमों में दो प्रकार की यात्राएं होती हैं, एक सामान्य यात्राएं और एक विशेष यात्राएं। तो सामान्य यात्राओं और विशेष यात्राओं में अंतर यह है कि सामान्य यात्राएं समान दशा में शासकीय कार्य को करने के लिए किया जाता है, और विशेष यात्राओं में स्थानांतरण होना, सेवानिवृत्त होना, एलटीसी पे जाना, तो वो हमारी विशेष यात्राएं होती हैं। तो आज हम केवल अभी यात्रा भत्ते के संबंध में सामान्य नियमों पर बात करेंगे कि जब आप यात्रा भत्ता अपना तैयार करेंगे या परीक्षा करेंगे, जब पेपर में कोई प्रश्न आएगा, कोई गूढ़ प्रश्न आएगा किसी टेक्निकलिटी को लेकर, तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला तो अगर आता है पेपर में प्रश्न बन जाए यात्रा भत्ता संबंधी सामान्य नियमों के बारे में बताइए, यात्रा भत्ता में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही कोई टिप्पणी आ जाती है, तब आप इसमें से जो भी मैंने पॉइंट लिखे हैं सारे पॉइंट लिख सकते हैं। और अभी तक जो मेरा अनुभव है, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हुई है, उसमें किसी न किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर ही प्रश्न बनता है। जनरल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि यात्रा भत्ता संबंधी सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए, तो आप ये जो 13 पॉइंट दिख रहे हैं आप इसको लिखने लगेंगे, ऐसा नहीं आएगा। बस कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो मैं उसको ऐसे ही प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो चीज़ समझ में ना आए, बिल्कुल से बेबाक होकर आप टिप्पणी जरूर करिए, कमेंट्स कीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको समाहित कर लूंगा आपकी समस्या को। ठीक है, तो चलिए आते हैं। पहला पॉइंट है कि यात्रा भत्ता दावा का पुनरीक्षण अनुमान नहीं, तत्समय लागू नियम ही दावा में समाहित होंगे। ये यात्रा भत्ता का नियम 12 है। देखिए जो ये शब्दावलियां हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आप मेरी भाषा को समझिएगा, उसको इस पॉइंट के नीचे लिख लीजिएगा। ये टर्मिनोलॉजी पुस्तकीय टर्मिनोलॉजी होती है, या कहें जो नियमबद्ध टर्मिनोलॉजी है उसको हम लिखते हैं, उसमें हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, नहीं तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यात्रा भत्ता दावा का पुनरीक्षण अनुमान नहीं, यात्रा भत्ता दावा का पुनरीक्षण अनुमान नहीं का मतलब ये हो गया है कि मान लीजिए आपने कोई यात्रा किया, और जब आपने यात्रा किया तो आपके पे स्केल को रिवाइज नहीं किया था। ऐसे मान लीजिए कि आज आप 6th लेवल पर हैं वेतन के, और 6th लेवल पे आपको पर्टिकुलर एक वेतन मिल रहा है और लेवल 6 है, और उस लेवल पर रहते हुए आपने कोई यात्रा किया, और वो यात्रा करने पर आपको जो आपका डीए है वो डीए आपको मिला। आज की डेट में मान लीजिए आज है 6 नवंबर को जो आपका वेतन है, जो आपका लेवल है, और आज आपने यात्रा किया है, आपने आज की डेट का डीए जो है 6th लेवल पर मेरठ जाना था, मेरठ आप गए, और आपने मेरठ जाने पर अवस्थान किया 8 घंटे, और उस दिन का जो एक दिन का डीए बनता है आपने वो ले लिया। पता चला कि 6 महीने बाद आपका वो जो 6th पे कमीशन, जो आपका 6th लेवल था, उस पे आपकी एसीपी लग गई बैक डेट से, और आपको वो लेवल आपका हो गया 7वां लेवल, 7th लेवल पे आपका पे फिक्स हो गया और बैक डेट से हो गया।
बैक डेट से हो गया, आपकी सैलरी चेंज हो गई, आपको एरियर मिल गया। लेकिन आपने जब आपने यात्रा की थी उस समय तो वो लेवल 6 था, और जब आपको एसीपी मिली बैक डेट से तो लेवल 7 हो गया। तो कहने का ऐसा है, तो आप अपने यात्रा भत्ते को रिवाइज नहीं कराएंगे, उसका एरियर नहीं लेंगे, उसका पुनरीक्षण अनुमान नहीं होगा। जिस समय जो वेतन, जो लेवल आपको था यात्रा के समय, वही लेवल रहेगा यात्रा भत्ता के दावा का प्रस्तुत करते समय। किसी भी रिवीजन को इसमें समाहित नहीं किया जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई कि यात्रा भत्ता दावे का पुनरीक्षण नहीं होगा। कोई भी वेतन में बदलाव होगा, लेवल में बदलाव होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे अब डीए बढ़कर मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरा तो बैक डेट से मेरा लेवल चेंज हो चुका है, 6th लेवल से मैं 8th लेवल पहुंच गया हूं या 7th लेवल पहुंच गया हूं, मान्य नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2, सामान्य सरकारी यात्रा में कर्मचारी या अधिकारी के परिवार को यात्रा भत्ता दे नहीं है। कहने का से कि आप सरकारी काम से मेरठ गए, आपके परिवार ने कहा कि चलिए अपना सरकारी काम कीजिएगा, हम लोग घूम लेंगे, हम भी चलेंगे। तो ध्यान रहे, आप सरकारी यात्रा पर हैं, आपका परिवार नहीं है, आप अपना टीए बिल चार्ज करेंगे, परिवार का नहीं। तो ये नियम 13 में है, परिवार को यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। सामान्य दशा में, स्थानांतरण की दशा में होगा, सेवानिवृत्ति की दशा में होगा, एलटीसी की दशा में होगा, सामान्य सरकारी यात्रा में नहीं होगा, ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है कि एक पद से दूसरे पद पर जाने पर निम्न पद की श्रेणी का यात्रा भत्ता दे होगा। एक पद से दूसरे पद पर जाने पर निम्न पद की श्रेणी का यात्रा भत्ता दे होगा। कहने का आशा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रमोट हुआ और प्रमोशन पाकर उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ, और स्थानांतरण होने के बाद वो किसी अन्य स्थान पर गया। ऐसे मान लीजिए लखनऊ में कोई व्यक्ति वरिष्ठ सहायक था, उसका लेवल 5 था, और जब वो प्रधान सहायक हुआ तो उसका लेवल 6 हो गया, और वो ट्रांसफर होकर चला गया मेरठ, और मेरठ में जाकर उसने वेतन आहरित किया लेवल 6 पर, और अपने 6 महीने बाद उसने यात्रा भत्ता का बिल प्रस्तुत किया मेरठ में जाकर कि महोदय हम लखनऊ से मेरठ आ गए और मेरा लेवल 6 है। तो ध्यान रहे, जब उसने यात्रा की थी तब उसका वेतन आहरित किया गया था लेवल 5 पर, और 6 महीने बाद जब वो प्रस्तुत कर रहा है अपना वेतन, टीए बिल, तो वो प्रधान सहायक होकर लेवल 6 का प्रस्तुत कर रहा है मेरठ में जाकर जहाँ पर उसने अपना टीए बिल का बिल प्रस्तुत किया है भुगतान के लिए। तो उसे लेवल 5 का ही टीए बिल प्रस्तुत करना होगा। पॉइंट नंबर 3, एक पद से दूसरे स्थान पर जाने पर तो निम्न पद का ही श्रेणी का यात्रा भत्ता दे होगा, भले ही स्थानांतरण होने पर, प्रमोशन होने पर कोई भी बदलाव आए, कितना भी वेतन आगे बढ़ जाए, लेकिन यात्रा प्रारंभ करते समय जो उसका वेतन था, जो वो आहरित कर रहा था, उसी पर ही टीए बिल बनेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, जनहित में यात्रा निरस्त होने पर काटे जाने वाले निरस्तीकरण प्रभार की क्षतिपूर्ति कंटीजेंसी से कर दी जाएगी। ये बात क्लियर है कि मान लीजिए आपने टिकट कराया, रिजर्वेशन कराया, रिजर्वेशन होने के बाद टिकट हो गया, अचानक आपका अधिकारी कहता है कि अब आपको वहाँ नहीं जाना है। आपने कहा था कि सर मेरा तो रिजर्वेशन हो चुका है। उनका ठीक है, कैंसिल करा लो, जो पैसा आपको मिलेगा वो आप ले लीजिए, और जो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा उसका आपने देखा ही होगा, जब आप टिकट कैंसिल कराने जाते हैं तो आपको एक निरस्तीकरण वाला टिकट मिलता है, उसमें लिखा होता है निरस्तीकरण करके इतना चार्जेस कट गया। वो टिकट लगाकर कंटीजेंसी से, कार्यालय व्यय से आप उसका भुगतान प्राप्त कर लीजिए। यानी कि क्षतिपूर्ति जो होती है, जो आपको नुकसान हुआ है टिकट को निरस्त कराने में, उसका भुगतान कंटीजेंसी से किया जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट है तत्काल टिकट के निरस्तीकरण। देखिए, तत्काल व्यवस्था तो अब जाके आई है, पहले नहीं थी, और हमारा जो यात्रा भत्ता नियम है वॉल्यूम 3 जो है वो बहुत पुराना है। तो ये बाद में शासनादेश के द्वारा चेंज किया गया है। 17 अप्रैल 2012 में कहा गया है कि तत्काल टिकट के निरस्तीकरण का शुल्क की भी प्रतिपूर्ति होगी। मान लीजिए आप तत्काल टिकट कराया
और तत्काल टिकट कराया और उसके पश्चात आप नहीं गए, शासकीय हित में आपके अधिकारी ने मना कर दिया कि अब आप यात्रा मत करिए, तो आपका तत्काल टिकट यूजलेस हो रहा है, आप उसे निरस्त कराएंगे, तो जो भी कटौती होगी, जितना भी पैसा कटेगा, उसकी क्षतिपूर्ति भी आपकी कार्यालय व्यय से, कंटीजेंसी से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह भी नियम है। क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि तत्काल टिकट के निरस्तीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति होती है। क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपनी यात्रा किया, यात्रा करने के लिए आपने तत्काल टिकट लिया और तत्काल आपके द्वारा निर्देशित किया गया अधिकारी के द्वारा कि आपको यात्रा नहीं करनी है। ऐसी दशा में जो आपने तत्काल टिकट कराया है उसकी निरस्तीकरण की क्या प्रक्रिया होगा, उसका भुगतान कैसे किया जाएगा, क्या ये नियमावली में है, यात्रा भत्ता नियमावली में? तो आप कहेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 3 है उसमें इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि शासनादेश दिनांक 17 अप्रैल 2012 जो वित्त विभाग का शासनादेश है उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। अगला है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को भी यात्रा भत्ता अनुमान होता है। ध्यान रहे, दैनिक वेतनभोगी उस समय डेली वेज होते थे, ये मूल नियम में है, सॉरी ये आपके टीएबल रूल्स में है, तभी नियम 21C कह रहा है। आज आउटसोर्सिंग के भी कर्मचारी होते हैं, वह भी शासकीय काम में होते हैं, तो आप इसे चाहे दैनिक वेतनभोगी मान लीजिए और आप आउटसोर्सिंग के संविदा पर मान लीजिए, ऐसा कोई भी वाह्य सेवा का मान लीजिए, ऐसा कोई भी कर्मचारी हो जो प्योरली गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, उसको भी यात्रा भत्ता अनुमान है। ये किस आधार पर है? जो उसे वेतन मिल रहा होता है और जिस कैटेगरी में उसको रखा जाता है, चतुर्श्रेणी कैटेगरी या क्लर्कल कैटेगरी, उस कैटेगरी का यात्रा भत्ता उसको दरें दे दी जाती है, दैनिक भत्ता दे दिया जाएगा, उसी के आधार पर इंसिडेंटल दे दिया जाएगा, ये उसी के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, अगला है यात्रा भत्ता छत पूरक भत्ता है। ध्यान रहे, यात्रा भत्ता लाभ का भत्ता नहीं है, ये छत पूरक है, इसे आप लाभ का प्रतीक नहीं बनाएंगे। इसीलिए कहा जाता है सारी गलतियां तो माफ हो सकती है, लेकिन गलत यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुत करने पर, गलत यात्रा भत्ता लिए जाने पर ये त्रुटि विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई और बड़े दंड का भागी भी बना सकते हैं। इसलिए यात्रा भत्ता हमेशा नियमानुसार और एक्चुअल में लेना चाहिए, क्योंकि ये छत पूरक भत्ता है और ये मूल नियम में कहता है, टीए रूल में नहीं कहता है, बल्कि फंडामेंटल रूल जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था 224 का मूल नियम 9 का सबसेक्शन 5 कहता है यात्रा भत्ता छत पूरक भत्ता है। इसे लाभ के रूप में इस्तेमाल मत करिएगा, अगर लाभ के रूप में इस्तेमाल किया तो आपके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। अगला है मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अंदर की गई यात्राओं के लिए साधारणतः कोई यात्रा भत्ता दे नहीं है। यदि आप 8 किलोमीटर के अंदर किसी भी काम से जाते हैं, सरकारी या कहा जाता है नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आप अगर कहीं पर भी किसी काम के लिए जाते हैं मुख्यालय से, तो उसके लिए यात्रा भत्ता दे नहीं है। ठीक है, 8 किलोमीटर के बाहर की यात्राओं के लिए ही यात्रा भत्ता दे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 देखिए, कहता है निःशुल्क वाहन, सरकारी वाहन जिसे कह सकते हैं, से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को दैनिक भत्ता अनुमान नहीं होता, केवल आनुषंगिक व्यय अनुमान होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक कुल सचिव की परीक्षा 2007 में जो हुई थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या, एक सवाल दिया गया था, वो हम आगे चलकर भविष्य में जब सॉल्व कराएंगे तो आएगा, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि सरकारी अधिकारी को आपको पता है, सरकारी अधिकारी सरकारी वाहन का प्रयोग करता है। जब सरकारी अधिकारी अपने सरकारी वाहन से किसी फील्ड में जाता है, कहीं दौरे में जाता है और दौरे में गया, इंस्पेक्शन करने गया, तो जब इंस्पेक्शन करने जाएगा तो उसको दैनिक भत्ता अनुमान नहीं होगा, वो इंसिडेंटल आनुषंगिक व्यय लेगा। अभी मैं आपको बता दूंगा आनुषंगिक व्यय क्या है। और मान लीजिए कि उसने 8 घंटे का अवस्थान किया वहां पर, 8 घंटे अवस्थान का मतलब स्टे। अगर वो सरकारी अधिकारी सरकारी गाड़ी से गया है और 8 घंटे रुकता है वहाँ पर, तो आपको पता ही है कोई व्यक्ति अगर 8 घंटे रुक जाता है मुख्यालय से बाहर, तो उसको एक दैनिक भत्ता, एक दिन का डीए, डेली अलाउंसेस उसका तैयार हो जाता है, देय हो जाता है। अब वो 8 घंटे वहाँ पर रुक गया, तो यह नियम है कि 8 घंटे अगर रुक गया है
तो वो आनुषंगिक व्यय लेगा या दैनिक भत्ता लेगा, दोनों नहीं लेगा। और वो आनुषंगिक व्यय दैनिक भत्ता से अधिक ना हो। बात समझ में आ गई? नहीं आई? मान लीजिए आनुषंगिक व्यय कहते हैं हम इंसिडेंटल को, जितने किलोमीटर की दूरी तय करता है गाड़ी, उस गाड़ी की तय की गई दूरी को प्रत्येक किलोमीटर का एक निश्चित धनराशि होती है। वो 70 पैसे हो सकती है, 50 पैसे हो सकती है, 30 पैसे हो सकती है। ये हमारे शासनादेश में रूलिंग है, उसके हिसाब से। मान लीजिए 70 पैसे अधिकारी है, 70 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से गया और उसने दूरी तय किया है 500 किलोमीटर। जब 500 किलोमीटर दूरी तय किया है तो आपका 70 पैसे के हिसाब से 350 रुपया उसका आनुषंगिक भत्ता हुआ, इंसिडेंटल हुआ। और उसका डीए है 750 रुपया उस जगह का। 8 घंटे अगर रुकेगा तो उसको 800 रुपया दैनिक भत्ता मिलेगा। आनुषंगिक भत्ता 500 किलोमीटर तय करने पर 70 पैसे के हिसाब से 350 बन रहा है। तो कहता है कि इसमें वो क्या लेगा, तो इसमें वो लेगा आनुषंगिक भत्ता, डीए नहीं लेगा, जो कम है, जो कम है। आनुषंगिक भत्ता लेगा क्योंकि साफ कहा गया है कि दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा, केवल आनुषंगिक व्यय अनुमन्य होगा। मान लीजिए उसने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की सरकारी गाड़ी से, तो उसने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसका आनुषंगिक व्यय बन रहा है 700 और डीए मान लीजिए बन रहा है 800। तो दैनिक भत्ते के रूप में उसका 700 बन रहा है, तो दैनिक भत्ता 800 बन रहा है और आनुषंगिक भत्ता उसका 700 बन रहा है, तो वो 700 रुपये लेगा। तो इसमें कह रहा है, देखिए, यदि अवस्थान 8 घंटे या उससे अधिक है तो दैनिक भत्ता या आनुषंगिक भत्ता बशर्ते दैनिक भत्ते से अधिक ना हो। आनुषंगिक भत्ता की भी सीमा है, वो दैनिक भत्ता से अधिक नहीं मिलेगा, आनुषंगिक भत्ता ही मिलेगा और दैनिक भत्ते की सीमा तक मिलेगा, बस। लेकिन जो ड्राइवर है, जो सरकारी गाड़ी चला रहा है, उसको आनुषंगिक भत्ता और डीए दैनिक भत्ता दोनों मिलेगा। अगर प्रश्न आ जाए और ये पूछे कि सरकारी वाहन से यात्रा की गई है तो सरकारी अधिकारी और वाहन चालक दोनों को क्या क्या देय होगा, तो आप एक लाइन बोलेंगे कि वाहन चालक को आपका दैनिक भत्ता एवं आनुषंगिक भत्ता दोनों देय होगा, और जबकि सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अधिकारी को केवल आनुषंगिक भत्ता देय होगा। बात समझ में आ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 90% लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है ना? तो इसलिए अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, वायुयान से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो निःशुल्क यात्रा पर दैनिक भत्ता दे है, आनुषंगिक व्यय दे नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट जियो 2019 में ये कर दिया गया है। पहले के जियो में 30 रुपये दे होता था, एक मुश्त बता दिया गया था कि अगर हवाई जहाज से उड़ेंगे, कहीं जाएंगे तो 30 रुपये आनुषंगिक व्यय दिया जाएगा। लेकिन सन 2019 में जो नई दरें निर्धारित की गई थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब अगर वायुयान से आप यात्रा करेंगे, चाहे वो निःशुल्क यात्रा हो चाहे कैसी भी यात्रा हो, इससे कोई मतलब नहीं, अगर आप वायुयान से यात्रा करेंगे तो आपको इंसिडेंटल दे नहीं होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको एक रफली बता देगा कि आप वायुयान से यात्रा कर रहे हैं, आपका कितने, आप इस स्केल के व्यक्ति हैं, आपका दैनिक भत्ता इतना है, आनुषंगिक व्यय का दर 70 पैसे प्रति किलोमीटर है, आपने 3 दिन वहाँ स्टे किया बम्बई में, आप बताइए कि आपको कितना प्राप्त होगा टीएबल के रूप में। आपका लोकल जो यात्रा का खर्चा है वो 10 रुपया प्रति किलोमीटर का है, यहाँ से लेके अमौसी तक जाने का। और ये 15 किलोमीटर है मुख्यालय से, और वैसे ही मुंबई में उतरने पर जो आपका मुख्यालय है जहाँ आपको जाना है उसकी दूरी भी 15 किलोमीटर है और दर 10 रुपया प्रति किलोमीटर है। तो आप बताइए कि आपको टोटल यात्रा भत्ता व्यय कितना मिलेगा, तो आप तुरंत आनुषंगिक व्यय को हटा देंगे।
वो आपको समझ जाइएगा, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि वायुयान की निःशुल्क यात्रा में आनुषंगिक व्यय दे ही नहीं है। आप और इन चीज़ों को जोड़कर अपना निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टेशन पर अवस्थान अवधि की गणना ट्रेन के उस स्टेशन पर पहुंचने छूटने के निर्धारित समय के आधार पर की जाएगी, पहुंचने छूटने के वास्तविक समय के आधार पर नहीं की जाएगी। अब ये लाइन क्यों कही गई है इसको मैं बता दूं। ये मान लीजिए कि आप कहीं गए, आप मान लीजिए कि मेरठ से लखनऊ आए हैं, और लखनऊ आने के पश्चात आप 5 बजे आप पहुँचे और आपने अपना जो मीटिंग किया करना था, जो डाक देनी थी वो दिया, और 8 बजे आपके 8 बजे रात को ट्रेन है, 8 बजे आप पहुँच गए। 8 बजे पहुँच गए तो आपको वहाँ पर अवस्थान कितना हुआ लखनऊ में? केवल 3 घंटे, क्योंकि ट्रेन का समय 8 बजे का आने का है। भले ही वो 2 घंटे विलंब से आए, लेकिन ये माना जाएगा कि ट्रेन का समय 8 बजे का है, तो 3 घंटे ही आपके अवस्थान दिखाए जाएंगे। इसलिए वो कहा जा रहा है कि स्टेशन पर अवस्थान अवधि उस स्टेशन पर पहुंचने और छूटने के समय से निर्धारित की जाएगी, न कि वास्तविक समय के आधार पर। ठीक है, इसको हम आगे समझाते हैं इसी पॉइंट को, क्योंकि इसका लाभ जो है अगले पॉइंट में आएगा। वही कहता है 2 लगातार तिथियों में मिलाकर 8 घंटे या अधिक अवस्थान हुआ है तो दैनिक भत्ता मिलेगा, बशर्ते उसमें से किसी दिन का दैनिक भत्ता न मिला हो, उससे पूर्व के किसी दिन का दैनिक भत्ता न मिला हो। अब ये आपको थोड़ा से पढ़ने में समझने में डिफिकल्ट महसूस होगा, इसको हम इजी लैंग्वेज में ये बता दें। मान लीजिए कि आप 5 बजे या 4 बजे लखनऊ पहुंच गए, 3 बजे लखनऊ पहुंच गए ऐसे मान लीजिए। ठीक है, 3 बजे लखनऊ पहुंचे, आपकी ट्रेन 3 बजे पहुंची। आप जैसे 3 बजे पहुंची, ट्रेन पहुंची, आपका यात्रा भत्ता प्रारंभ हो गया। आपने कहा कि मैं लखनऊ 3 बजे पहुंचा था, स्टेशन पहुंच गया मैं। उसके बाद आप मुख्यालय गए, मुख्यालय आपने काम किया। अब मुख्यालय काम करने के पश्चात 9 बजे आपकी ट्रेन है, तो 3 बजे आप पहुंचे, रात को 9 बजे ट्रेन है, समय कितना हो रहा है? 6 घंटे। 9 बजे ट्रेन है, 6 घंटे आप केवल अवस्थान कर रहे हैं लखनऊ में, यानी कि आपका डीए नहीं बन रहा है। तो डीए बनाने के लिए, दैनिक भत्ता बनाने के लिए 8 घंटे रुकना जरूरी है। 9 बजे आपकी ट्रेन है, आपका डीए नहीं बनेगा, लेकिन पता चला कि आपकी ट्रेन विलंब हो गई और वो ट्रेन आई रात के 2 बजे। जब ये रात के 2 बजे ट्रेन आई तो एक दिन में 8 घंटे पूरे नहीं हुए। 12 बजे तक, 3 बजे आप पहुंचे थे, 12 बजे तक आपके 9 घंटे हो गए, चलिए मान लिया 9 घंटे हो गए, लेकिन आपकी अवधि क्या थी? 8 बजे आपकी ट्रेन थी, 8 बजे ट्रेन नहीं आई, आपके 5 घंटे हो रहे थे। ट्रेन आई आपके 2 बजे, आपके 8 घंटे का अवस्थान हो गया 2 दिन मिलाकर। जब 2 दिन मिलाकर 8 घंटे या उसके ज़्यादा का अवस्थान हो गया तो आपको दैनिक भत्ता मिल गया। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये दैनिक भत्ता तभी मिलेगा जब आप 3 बजे पहुंचे थे, उस दिन का आपने डीए ना लिया हो, तो उस दिन का आपको डीए मिला ही नहीं। कहता है कि अगर पिछले दिन का डीए मिल गया है तो फिर आपको अगला डीए नहीं मिलेगा। अगर 8 घंटे 2 दिन को मिलाकर होते हैं, अगर एक दिन में मिलाकर एक डीए ले लिया है तो एक ही दिन में 2 डीए तैयार नहीं होंगे। इसका बस मतलब ये है, एक दिन में 2 डीए किसी दशा में नहीं मिलेंगे, यानी कि 24 घंटे में केवल एक ही डीए तैयार होगा। इसलिए, लेकिन अगर 2 दिन मिलाकर आपके 8 घंटे का अवस्थान हो जा रहा है तो आपको डीए मिल जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि मान लीजिए कि आप 5 बजे लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचने के बाद आपने काम किया मुख्यालय में। 6 बजे आपका मुख्यालय बंद हुआ, आपने काम निपटाया, स्टेशन चले गए। 9 बजे आपकी ट्रेन रिजर्वेशन था, तो 5 बजे पहुंचे लखनऊ और 9 बजे आप स्टेशन पहुंचे, 4 घंटे हुए।
9 बजे स्टेशन पहुंचे, पता चला कि ट्रेन आपकी विलंब है और आप उस ट्रेन के समय से यदि 4 घंटे ट्रेन का वेट करते हैं और ट्रेन आई 2 बजे रात को, यानी कि आपने 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे आपको वेट करना पड़ा। तो कहता है 2 दिन के बीच में 4 घंटा का अगर वेट करने लगे ट्रेन के और ट्रेन लेट हो जाए या वायुयान लेट हो जाए या बस लेट हो जाए और आपने उस दिन का डीए पहले नहीं लिया है, तो आपको विलंब के कारण, ट्रेन, वायुयान या बस के विलंब के कारण, 4 घंटे या उससे अधिक के विलंब के कारण यदि आपको वहां पर रुकना पड़ जाता है स्टेशन में, एयरपोर्ट में या बस स्टैंड में 4 घंटे, तो आपको दैनिक भत्ता दे हो जाएगा, बशर्ते उस दिन का आपने कोई अतिरिक्त दैनिक भत्ता न ले लिया हो, 2 ना हो जाए एक दिन के, तो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर इसमें से कोई बिंदु, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको फिर से इस पॉइंट को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद।